तो आज की क्लास में हम बात करने वाले बच्चे मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग की। हम देखने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हमने बहुत सारे देखे। आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। देखते हैं मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या है। तो बट ऑब्वियस है, अगर हम बात करें जब सिनेरियो मतलब ऐसे केसेस की अगर हम बात करते हैं जहां आपके पास जो प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसर्स का मतलब मैं सीपीयू से बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप प्रोसेस की बात करते हो, प्रोसेस मतलब आपका क्या हो गया, टास्क की बात कर रहे हो या प्रोग्राम की बात कर रहे हो, ठीक है। और प्रोसेस बोल रहे हो तो प्रोग्राम इज इन एक्टिव मोड, ओके। अब हम यहाँ बोल रहे हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स की। मल्टीपल प्रोसेसर्स का मतलब हुआ कि आप मल्टीपल सीपीयू की बात कर रहे हो, मतलब सीपीयू 1 हो गया, सीपीयू 2 हो गया, ठीक है। और एन नंबर ऑफ हम सीपीयू की बात कर रहे हैं, मतलब सीपीयू एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ सीपीयूज, ठीक है। तो जब हम मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात करते हैं या हम ऐसा बोलते हैं कि व्हेन मल्टीपल प्रोसेसर्स आर अवेलेबल, तो उस समय शेड्यूलिंग जो हो जाता है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पिछली क्लास में किसी ने डाउट पूछा था कि सर मल्टीपल प्रोसेसर्स आ जाएं, ठीक है, फिर कैसे हैंडल होगा, या मल्टीपल कोर्स हो, मल्टी कोर सिस्टम हो तो क्या होगा। तो देखो आज हम उसी चीज की बात डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो व्हेन मल्टीपल प्रोसेसर्स आर अवेलेबल, तो शेड्यूलिंग करना वो आपका और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज नाउ देयर इज मोर देन वन सीपीयू। क्यों? क्योंकि आपके पास सीपीयू की अवेलेबिलिटी एक से ज्यादा हो गई। क्यों? अब आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हैं। अब मल्टीपल सीपीयूज हैं और हम मान के चलें, अभी अभी तक हम जितनी भी बातें की हमने यूनी प्रोसेसर सिस्टम की बात की थी, मतलब एक प्रोसेसर मतलब एक सीपीयू की बात की थी। और अब जब सीपीयू आपके पास बढ़ जाएगा तो बट ऑब्वियस है आप मल्टीपल प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट एक ही टाइम पे कर सकते हो, लेकिन लेकिन क्या है, इनकी शेड्यूलिंग को हैंडल करना, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उनका एल्गोरिथम जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उनको हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा सीपीयू है, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, बिजी भी रखना है। अगर बात करते हो इफेक्टिवनेस की, तो जब आपके पास अगर मल्टीपल सीपीयू हैं तो मल्टीपल सीपीयू आपके बिजी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ा कि अगर हम सीपीयू की बात करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो सीपीयू जो होना चाहिए वो मैक्सिमम यूटिलाइज कब होता है, जब वो मैक्सिमम टाइम बिजी हो। तो अब आपके पास अगर मल्टीपल सीपीयूज हैं तो बट ऑब्वियस है वो मैक्सिमम यूटिलाइज कब होगा, जब आप वो मैक्सिमम टाइम बिजी हो, ठीक है। तो बात ये आती है कि अब जो आपको क्या करना है कि मल्टीपल सीपीयू को बिजी रखना है, मस्ट बी केप्ट बिजी एंड इन इफेक्टिव यूजेस एट ऑल द टाइम्स, ठीक है। अब बात करते हैं लोड शेयरिंग की। तो लोड शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि आप अब क्या करोगे, मल्टीपल प्रोसेसर्स के बीच में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। या आप ऐसा भी बोल सकते हो बेटा कि अगर आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो बट ऑब्वियस है उनको आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही सीपीयू को हमने लोड दे दिया, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हमको लोड असाइन भी करना है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोड शेयरिंग हो कैसा हो, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हो या लोड शेयरिंग ऐसा हो जो एफिशिएंट हो और इस तरीके से हो कि सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में मिल जाए, ठीक है। अब देखो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस का मतलब जो सीपीयूज होंगे वो सारे डिफरेंट टाइप के होंगे। डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने वाले। होमोजीनियस मतलब सारे के सारे सीपीयू का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वो सेम होगा, ठीक है। तो उसके लिए अब अगर मान लो हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस कंडीशन आती है तो बट ऑब्वियस है आपको शेड्यूलिंग के कंस्ट्रेंट्स पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिवाइसेस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ वो जो बस है या रजिस्टर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब बात ये आ गई कि अगर मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम है तो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में शेड्यूलिंग के लिए आपको स्पेशल कंस्ट्रेंट्स को भी ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, जिसमें रजिस्टर्स हो गए, कनेक्टिंग डिवाइसेस हो गए, प्राइवेट बस हो गया, शेयरिंग मेमोरी हो गई, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में इसीलिए जो शेड्यूलिंग हो जाती है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो जनरली जो मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग होता है वो या तो एसिमेट्रिक नेचर का होता है या तो सिमेट्रिक नेचर का होता है, ठीक है। या तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होगा बेटा, या तो सीधी सी बात आप उसको कह लो कि आपका
सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होगा। तो बात ये आती है बच्चे कि अगर हम एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में अगर देखा जाए तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के टर्म में आपके पास सीपीयू तो सबके पास क्या है, मल्टीपल है, एन नंबर ऑफ सीपीयूज हैं, समझना मेरी बात को, एन नंबर ऑफ सीपीयू हैं, ठीक है। तो आप इनको दो तरीके से देख सकते हो, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को दो तरीके से देख सकते हो। तो बट ऑब्वियस उसमें शेड्यूलिंग भी आपकी दो तरीके में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, एक एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के लिए और एक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। तो एसिमेट्रिक में क्या होगा, जो एक प्रोसेसर होगा, जो एक सीपीयू होगा, सपोज दैट सीपीयू 1, ठीक है, वो मास्टर स्लैब, मास्टर जैसा वर्क करेगा, वो मास्टर होगा, ठीक है। तो एक जो सीपीयू होगा वो मास्टर जैसा वर्क करेगा, या उसको आप बोल सकते हो मास्टर सर्वर, ठीक है, जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा सारी एक्टिविटीज को जो रन हो रही होंगी, ठीक है, या कर्नल कोड इसलिए हम बोल रहे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हैंडल हो रही है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो एक जो मास्टर होगा वो ओएस से इंटरेक्ट करेगा, सीधी सी बात करूं तो ओएस से इंटरेक्ट करेगा, या कर्नल लेवल से इंटरेक्शन इस सीपीयू का काम होगा, जो मास्टर वाला सर्वर होगा। बाकी जो सीपीयूज हैं, जैसे सीपीयू 2 हो गया, सीपीयू 3 हो गया, या सीपीयू एन हो गया, ये सारे के सारे बेटा यूजर कहना चाहिए प्रोसेसर्स होंगे, या ये यूजर एक्टिविटी को हैंडल करेंगे। एक कर्नल एक्टिविटी को हैंडल करेगा, या कर्नल कोड को हैंडल करेगा, ये यूजर कोड को हैंडल करेगा। यूजर कोड का मतलब सिंपल सी बात है, यूजर एप्लीकेशन को हैंडल करेगा। तो जब भी हम एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं बेटा, इसमें जो एक प्रोसेसर होता है वो मास्टर सर्वर होता है, जो कंट्रोल करता है या रनिंग एक्टिविटीज को हैंडल करता है कर्नल लेवल पे या कर्नल कोड को। जबकि दूसरे सीपीयूज होते हैं, सीपीयू 2, सीपीयू 3, मैं जिस एग्जांपल की बात कर रहा हूं ऐसे कोई भी सीपीयू हो सकता है। तो मान लो मैंने सीपीयू 1 को मास्टर बना दिया, तो बाकी जो होंगे वो स्लैब सीपीयूज होंगे, या यूजर सीपीयू होंगे, या यूजर लेवल वाले प्रोसेसर्स होंगे, ठीक है, जो कि यूजर कोड को हैंडल करेंगे या प्रोग्रामिंग को हैंडल करेंगे, या सिंपल सी बात है यूजर लेवल एप्लीकेशंस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये जो कहना चाहिए अप्रोच है, या ये जो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का जो डिजाइन है, ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि आपको क्रिटिकल सिस्टम को शेयर नहीं करना पड़ता। क्यों शेयर नहीं करना पड़ता? क्योंकि देखो यहां मास्टर अलग है और जो बाकी स्लैब प्रोसेसर्स हैं वो अलग हैं, जो मतलब कहना चाहिए यूजर को हैंडल करने वाले अलग हैं, और कहना चाहिए कर्नल या ओएस को हैंडल करने वाले अलग हैं। तो इनके बीच में डेटा को जो कहना चाहिए क्रिटिकल सिस्टम है उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। एक क्रिटिकल सिस्टम क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है, आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी इस पे हमको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि इसमें कोई शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरा होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। बट ऑब्वियस है मल्टी प्रोसेसिंग है तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो फिर मैंने एग्जांपल लिया सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, और ऐसे एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। इसको हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर को प्रोसेसिंग को हम एसएमपी भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम एएमपी बोलते हैं या एएसएमपी भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है उसमें क्या होता है, जो हर प्रोसेसर है वो अपने जॉब को शेड्यूल करता है। अब वो कॉमन भी हो सकता है, मतलब जो कहना चाहिए जो जॉब है वो कॉमन भी हो सकता है, सेपरेट रेडी क्यू भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब बेटा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में आपके पास कोई भी मास्टर नहीं होता, कोई भी स्लैब प्रोसेसर नहीं होता, सब मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। अब वो कॉमन एरिया को शेयर भी करते हैं, सेपरेट एरिया को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, या कॉमन एरिया से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। क्यू सेपरेट भी हो सकता है और एक ही कॉमन रेडी क्यू हो सकता है। यहां कॉमन रेडी क्यू भी हो सकता है और सेपरेट रेडी क्यू भी हो सकता है। यहां अगर देखा जाए तो यहां रेडी क्यू जो थे वो सेपरेट थे, एक तो मास्टर का था और एक तो था यूजर वाले का, ठीक है। यहां लेकिन आपका कॉमन भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो वर्चुअली ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी आप मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, इंक्लूडिंग विंडोज आप 2000 या विंडोज 10 की बात करते हो, लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो,
सारे के सारे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, मतलब मिलजुल के काम करने वाले होते हैं, शेयर करके काम करने वाले होते हैं। इट मींस जो भी टास्क आएगा, जो भी कहना चाहिए वर्क आएगा, उसको कॉमन क्यू में भी रख के सॉल्व कर लेंगे, या अगर सारे बिजी हैं तो सेपरेट क्यू में रख के भी कोई प्रोसेसर उसको सॉल्व कर सकता है। तो जो एल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ है, इस तरीके से डिजाइन किया गया हुआ है कि जिससे जो क्यू को हैंडल किया जाए और क्यू इस तरीके से हैंडल हो कि वो कॉमन हो या शेयरिंग वे में हो, दोनों ही इजीली वे में हैंडल किया जा सके। चलिए, अच्छी बात है, यहां तक हमें समझ में बात आ गई। ठीक है, अब एक बात होती है प्रोसेसर अफिनिटी की। ठीक है, अब प्रोसेसर अफिनिटी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो बात ये आती है कि अब आपके पास n नंबर ऑफ सीपीयूज हैं, मल्टी प्रोसेसर की बात कर रहे हो ना, तो देयर आर n नंबर ऑफ सीपीयूज। चलिए, अच्छी बात है, मैं मान के चलता हूं CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4 और n नंबर ऑफ CPU की बात करें तो CPU n। So there are n number of CPUs, CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, CPU n। ठीक है, अब बात होती है क्या है बच्चे, कि जो प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या रखते हैं, कैश मेमोरी को रखते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने कहना चाहिए मेमोरी लोकेशन को या अपने टास्क को एग्जीक्यूट फास्टली कर पाए। ठीक है, तो प्रोसेसर्स कंटेन कैश मेमोरी। ये जो भी सीपीयूज हैं वो क्या रखते हैं, कैश मेमोरी रखते हैं, जिससे कहना चाहिए एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, अगर कोई भी प्रोसेस है, ये प्रोसेसर्स हैं सीपीयूज, अब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं टास्क की बात कर रहा हूं, तो सपोज दैट कोई प्रोसेस है, जैसे मान लो प्रोसेस 1। अब प्रोसेस 1 अभी इसका पार्ट है C1, मतलब CPU 1 का पार्ट है। अब अगर वो CPU 1 से स्विच करना चाहता है CPU 2 में, अब अगर मान लो किसी भी रीजन से इफ अ प्रोसेस वर टू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेसर मींस मान लो सपोज दैट CPU 1 टू CPU 2, तो क्या होगा, जब भी ऐसा आप मतलब कहना चाहिए प्रोसेस को एक CPU से दूसरे CPU में आप चेंज करोगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या जिसको आप टाइम स्लाइस बोलते हो वो लगेगा। ठीक है, जो भी आप टाइम स्लाइस बोल रहे हो, टाइम स्लाइस की बात कर रहे हो या टाइम क्वांटम की बात कर रहे हो, वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस लगेगा एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में, एक प्रोसेस को दूसरे कहना चाहिए प्रोसेसर में असाइन करने के लिए। प्रोसेसर मतलब सीपीयू। ठीक है, तो इफ अ प्रोसेस वर टू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर, ईच टाइम इट गॉट अ टाइम स्लाइस, द डेटा इन द कैशे, ठीक है, would have to be invalidated and reloaded from main memory, thereby obviating the benefit of the cache। तो होगा क्या कि अभी ये जो प्रोसेसर था, जो अभी ये प्रोसेस था उस प्रोसेसर 1 में था, और अब ये करना क्या चाहता है, प्रोसेसर 2 में आना चाहता है। तो बट ऑब्वियस है, जब ये प्रोसेसर 1 में था, जो प्रोसेस 1 है वो जब प्रोसेसर 1 में था, तो क्या किया होगा, उस पर्टिकुलर प्रोसेसर का कैशे यूज कर रहा होगा, वो पर्टिकुलर प्रोसेसर का कैशे यूज कर रहा होगा। तो जैसे ही वो प्रोसेसर को चेंज करेगा, तो जो पहला वाला कैशे होगा, पहले वाले प्रोसेसर का कैशे होगा, वो इनवैलिडेटेड हो जाएगा, और फिर से जो प्रोसेस है P1 वो रीलोड होगा मेन मेमोरी में। ठीक है, जिससे कि वो पहले वाले प्रोसेस का जो कैशे है उसके फीचर्स को उसने क्या कर दिया, उससे मतलब कहना चाहिए पहले वाले जो प्रोसेसर का कैशे था उससे वो छिन गया, और फिर वो जाके जब वो C2 में जाएगा, दूसरे प्रोसेसर में जाएगा, तो दूसरे प्रोसेसर का बेनिफिट ले पाएगा, या दूसरे प्रोसेसर का कहना चाहिए कैशे का बेनिफिट ले पाएगा। लेकिन यहां देखो, यहां ड्रॉबैक इसका क्या है कि आप क्या कर रहे हो, पहले वाले को इनवैलिडेट कर रहे हो, तब जाके दूसरे वाले को आप वैलिडेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो therefore SMP system attempt to keep processes on the same processor via processor affinity। अब अगर ऐसा आप बार बार कर रहे हो तो सोचो ना, जो पहला आपका कैशे था वो अभी आपका अनयूटिलाइज हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरी क्या कर रहे हो, उसको दूसरे कहना चाहिए प्रोसेसर को असाइन कर रहे हो। इस अननेसेसरी को बचाने के लिए, ये जो अननेसेसरी टाइम है, ये जो अननेसेसरी स्विचिंग है, ये जो अननेसेसरी कैशे इनवैलिडेशन है, ये जो अननेसेसरी कैशे इनवैलिडेशन है, इन सब को रोकने के लिए आप प्रोसेसर
एफिनिटी की बात करते हो, तो प्रोसेसर अफिनिटी की बात करते हो, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, आप जो भी प्रोसेसेस हैं उसको सेम प्रोसेसर में ही, सेम सीपीयू में ही रखने की कोशिश करते हो। तो सॉफ्ट अफिनिटी ऑकर्स व्हेन द सिस्टम अटेम्प्ट्स टू कीप प्रोसेस ऑन द सेम प्रोसेसर बट मेक्स नो गारंटीज। अब देखो सॉफ्ट अफिनिटी कब होता है, सॉफ्ट अफिनिटी का मतलब ये हुआ कि कोशिश तो क्या करेंगे हम कि उसको एक ही प्रोसेसर में रखें, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। लिनक्स हो गया और सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड अफिनिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। हार्ड अफिनिटी में ये होता है कि आप जिस प्रोसेसर में एलोकेटेड हो, आप मतलब प्रोसेसेस, जो प्रोसेसर जिस प्रोसेसर में एलोकेटेड है उससे वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेन मेमोरी आर्किटेक्चर कैन आल्सो अफेक्ट प्रोसेस अफिनिटी। A particular CPU have faster access to memory on the same chip or board than to other memory loaded elsewhere. But obvious है, इनसे दिक्कत ये भी आ सकती है कि जो भी आप स्विचिंग करते हो, ठीक है, रीलोडिंग करते हो, इनवैलिडेशन करते हो या ओविएशन करते हो, इनसे प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जो टास्क कर रहे थे उसमें आपका टाइम डिले होगा, जबकि आप एक ही प्रोसेसर में उसका अगर काम असाइन करके और एग्जीक्यूशन करते हो तो बट ऑब्वियस है एक्सेसिंग भी फास्टर होगी, एग्जीक्यूशन भी फास्टर होगा। तो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ प्रोसेसर अफिनिटी। तो ये दो टाइप का होता है, सॉफ्ट अफिनिटी और एक होता है हार्ड अफिनिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं लोड बैलेंसिंग की। मैंने आपको बताया कि जब हम बात कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग की, तो मल्टी प्रोसेसिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि देयर आर एन नंबर ऑफ सीपीयूज, then there are n number of CPU, C1, C2, C3 up to C of n, ठीक है। so there are n number of CPU। तो हमें क्या करना है, प्रोसेसर्स को या वर्कलोड को इस तरीके से बैलेंस करना है प्रोसेसर्स में कि किसी एक पे ज्यादा ना आ जाए, किसी एक पे कम ना रहे, ठीक है। दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। तो ऑन एसएमपी सिस्टम, एसएमपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एसएमपी मैंने आपको बताया सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द वर्कलोड बैलेंस्ड अमंग ऑल प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब सीपीयूज, ठीक है, टू फुली यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर। बट ऑब्वियस है तभी तो आप फुली यूटिलाइज कर पाओगे। तो लोड बैलेंसिंग अटेम्प्ट टू कीप द वर्कलोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड across all processor in a SMP system. SMP means मैंने आपको बताया symmetric multiprocessor. So there are generally two approaches for load balancing. First is push migration, second is pull migration. First is push migration, second is pull migration. अब with push migration इसमें क्या होता है बेटा, एक जो स्पेसिफिक टास्क होता है, टास्क मतलब एक प्रोग्राम होता है जो पीरियोडिकली चेक क्या करता है, हर प्रोसेसर का लोड को चेक करता रहेगा। मतलब एक टास्क है या एक प्रोग्राम है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हर प्रोसेसर के लोड को चेक करता रहेगा और जहां देखेगा कि इंबैलेंस आया तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, C1 से, मान लो C1 में लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा लोड है और C2 पे कम लोड है, तो C1 से लोड को क्या पुश कर देगा C2 पे या मूव कर देगा C2 पे, ठीक है। तो प्रोसेस फ्रॉम ओवरलोडेड टू आइडल और लेस बिजी प्रोसेसर में मूव कर देगा। मतलब जहां ओवरलोड कम है या जो प्रोसेसर आइडल बैठा है या लेस बिजी है, वहां से प्रोसेसेस को मूव करते जाना, दैट इज कॉल्ड विथ पुश माइग्रेशन। उसको हम क्या कर देंगे, पुश माइग्रेशन बोलेंगे। तो पुश माइग्रेशन में क्या होता है, आपके पास एक टास्क होता है या प्रोग्राम होता है जो पीरियड, हर एक कहना चाहिए एक पर्टिकुलर इंटरवल या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हर प्रोसेसर्स के लोड को एनालाइज करते रहता है और जैसे ही देखता है कि इम्बैलेंस है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। और कैसे कोशिश करता है, प्रोसेसेस को एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेस में मूव करके। और किस प्रोसेसर से मूव होता है, जो कि ओवरलोडेड होता है, ठीक है। तो ओवरलोडेड से आइडल में या लेस बिजी से, या आप क्या करते हो, ओवरलोडेड से आइडल वाले में रख दोगे या ओवरलोडेड से लेस बिजी वाले में प्रोसेसेस को मूव करोगे, ठीक है। दूसरा होता है पुल माइग्रेशन। पुल माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन एन आइडल प्रोसेसर पुल्स अ वेटिंग टास्क फ्रॉम अ बिजी प्रोसेसर, ठीक है। पुल का मतलब यहां आप क्या करोगे, जो आइडल प्रोसेसर होगा
वो क्या करेगा, पुल करेगा। कौन से टास्क को पुल करेगा? मान लो कोई बिजी प्रोसेसर है, ठीक है, और वहां वेटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे टास्क वेटिंग क्यू में है कि मुझे प्रोसेसर मिल जाए। वहां से क्या करेगा, जो आइडल प्रोसेसर होगा या लेस बिजी प्रोसेसर जो होगा, वो क्या कर लेगा, टास्क को पुल कर लेगा। तो ये पुल माइग्रेशन कर बोलते हैं। तो पुश एंड पुल माइग्रेशन नीड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड आर इन फैक्ट ऑफन इंप्लीमेंटेड इन पैरेलल ऑन लोड बैलेंसिंग सिस्टम। मतलब इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करने की जरूरत नहीं है। ये आप आगे पढ़ोगे व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम पैरेलली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देयर इज नॉट एनी इशू, पैरेलल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, इसका मेन काम क्या है, इम्बैलेंस को बैलेंस करना, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना। और ये कैसे होगा, बट ऑब्वियस है, आइदर बाय पुशिंग प्रोसेसेस फ्रॉम ओवरलोडेड टू आइडल और लेस बिजी प्रोसेसर्स, और आइडल प्रोसेसर और लेस बिजी प्रोसेसर पुल्स a waiting task or a process or number of processes, ठीक है, from a busy processor। तो ये चीजें लोड बैलेंसिंग में काम आती है।